बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली ये लेक्चर जो है इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट एक चैप्टर भी आएगा। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसके फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और आज का जो हमारा लेक्चर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस चैप्टर्स याद हो तो हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था और हमने देखा था सॉफ्टवेयर की टाइप्स के अंदर कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसकी टाइप्स के अंदर हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, और ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को यूज करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है वो एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या थी। बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, और कंप्यूटर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर जो भी उसने फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिस नाम से अंडरस्टैंड है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली कॉन्सेप्ट याद भी रख सकते हैं कि सिस्टम को ऑपरेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देंगे। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो हमारे पास ये मेंशन है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग an environment in which other programs can be executed and the computer system can be used efficiently. Students, ये डेफिनेशन काफ़ी लंबी है, आप इसको याद रखना चाहें अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको बाय पार्ट्स भी याद रख सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और डेफिनेशन भी आपकी बुक में मेंशन है, आप इसको भी जहन में रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं इजीली। उसके अलावा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम्स that provides an interface for the user to interact with the computer. Students, बेसिकली जो इसकी बेसिक डेफिनेशन बनती है और बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है वो यही कि ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज हो। मीन यूजर ने अगर कंप्यूटर को यूज करना है तो क्या करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही यूज कर सकता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर जो वो कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, इसकी जो हायरार्की होती है यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सबसे अपर हायरार्की के अंदर हम कहते हैं यूजर मौजूद है, तो यूजर का डायरेक्टली जो इंटरेक्शन होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ होता है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर देता हूँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम एग्जांपल लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है। और स्टूडेंट्स, सबसे एंड के ऊपर हमारे पास जो हार्डवेयर है जिसको यूजर ने यूज करना है, तो यहाँ पे हार्डवेयर की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसके अंदर आपका सीपीयू आ सकता है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ सकती है। और स्टूडेंट्स, अगर आप हायरार्की को देखें तो यूजर मीन आप या मैं, हम सबसे टॉप पे बैठे हैं। हमने अगर हार्डवेयर को यूज करना है तो हमें किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और फिर हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, इसके अब ये भी कर सकते हैं यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और फिर हार्डवेयर को एक्सेस करे, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज लाजमी करते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि आपकी हायरार्की कुछ इस तरह बनती है कि यूजर होता है, उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, और देन आप हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। यूजर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। मीन अगर आपने कोई भी चीज एग्जीक्यूट करवानी है, आपने कोई इनपुट दी है, आपको उसकी आउटपुट चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो विदाउट एक्सेसिंग हार्डवेयर आप ये काम नहीं कर सकते। और हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत लाजमी पड़ेगी। तो ये याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, इसके थोड़ा सा मैं और इसका कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ ताकि आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बेस के ऊपर याद रख सके और डेफिनेशन खुद से बना सके। स्टूडेंट्स, नॉर्मली होता ही है कि जब भी आपने कंप्यूटर को यूज करना है, हमें पता है कि हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है कंप्यूटर को यूज करने के लिए। मीन आपने हार्डवेयर को यूज करना है, आपने इनपुट डिवाइस को यूज करना है, आउटपुट डिवाइस को यूज करना है, या आपने किसी सीपीयू को यूज करना है किसी भी कंप्यूटर के, तो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी ये है कि आपके जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
ऑलरेडी हर कंप्यूटर के अंदर सेव करवा दी कि आप उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लें जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मीन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, सीपीयू के ऑपरेशंस होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर कर दिया गया। आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेके उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लें तो आपको स्पेसिफिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करने वाली कमांड्स और उसके साथ साथ जो आपको सीपीयू को एग्जीक्यूट करने, सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाली कमांड्स को या इंस्ट्रक्शंस को आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसके अलावा जो आपने कमांड्स देनी है वो आप देते हैं और आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कॉमनली जो कमांड्स हमारी यूज़ होती हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ईजी रहता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए अपना जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। और जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल में लेता हूँ कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब कोई प्रोग्रामर या डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करेगा तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जहन में रखते हुए करेगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर वो बनाएगा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सके। अगर इसके कंट्रास्ट में मैं यूनिक्स की या लिनक्स की बात करता हूँ तो आपका जो यूज़र है या आपका जो प्रोग्रामर है या डिज़ाइनर है वो जब भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगा वो ये जहन में रखेगा कि उसने लिनक्स बेस्ड या यूनिक्स बेस्ड जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है वो आपके प्रोग्रामर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ईजिली डिज़ाइन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और ओवरव्यू के बाद कि इसके जो डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं हमें वो कौन कौन से हैं। तो आइए फंक्शंस के लिए हम फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग, ये जनरल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कह रहे कि आप विंडोज़ की बात करें या यूनिक्स की बात करें या लिनक्स की बात करें। ये जनरली बात की जा रही है कि ऑलमोस्ट आपके तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये काम करते हैं। इसमें से कुछ मैंने मेंशन किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो वो करते हैं। सर पहला है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। नाम से अगेन अंडरस्टैंड हो रहा है कि मैनेज करना हार्डवेयर रिसोर्सेज को। मीन आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस मौजूद हैं उन डिवाइसेस को मैनेज करना, उन डिवाइसेस को किस इंस्ट्रक्शन ने यूज़ करना है, किसने नहीं यूज़ करना, किस टाइम पे यूज़ करना है, कितनी देर के लिए यूज़ करना है, ये तमाम जो मैनेजमेंट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको देखता है। So operating system must provide programs to manage the hardware resources of the computer like disk, memory and CPU. तो स्टूडेंट्स ये ऐसे ही है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन सेंड की है, आपके इनपुट डिवाइस ने सेंड किया कोई इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को आपका CPU जो है क्योंकि वो उसके लिए एंगेज होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपके जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनको एंगेज करना किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। तो इसका ये मतलब है कि आपके जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस मौजूद हैं आपके कंप्यूटर के अंदर उनके रिसोर्सेज किस इंस्ट्रक्शन ने यूज़ करने और कब यूज़ करने और कितनी देर तक यूज़ करने, ये तमाम मैनेजमेंट आपके जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 2 के ऊपर मेमोरी मैनेजमेंट। अगेन अगर आप नाम से इसको देखें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेमोरी को मैनेज करना। अब मेमोरी को मैनेज करने का मतलब क्या है? एवरी प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड एंड स्टोर बाय यूजिंग मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड सेवरल प्रोग्राम्स आर लोडेड एंड स्टोर्ड सिमल्टेनियसली, then it is a job of operating system to run each program individually. और स्टूडेंट्स अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने रजिस्टर्स की बात की थी, हमने मेन मेमोरी की बात की थी और उसके साथ हमने ये देखा था कि सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी करता है। पहले फेच करता है और आपको पता है कि फेच करने के दौरान वो कहाँ से फेच करता है, वो बेसिकली मेमोरी से ही फेच करता है जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट उसने करवानी है। फेच करने के बाद उसको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और एट द एंड क्या करता है, दोबारा से मेमोरी के अंदर स्टोर करवा लेता है। और स्टूडेंट्स ये तो एक इंस्ट्रक्शन की बात है। अगर सिमल्टेनियसली जो वो एक से ज़्यादा मीन 100 इंस्ट्रक्शन एक ही वक्त के अंदर फेच हो रही हो, उसके साथ साथ डिकोड हो रही हो, फिर एग्जीक्यूट हो और फिर राइट बैक हो मेमोरी के अंदर, तो स्टूडेंट्स ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मैनेज करना वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको मैनेज करता है कि आपकी तमाम इंस्ट्रक्शन जो वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो और दोबारा से मेमोरी के अंदर राइट भी हो। फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग टेक्निक इज यूज। सिंस ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज करता है मेथड मल्टी प्रोग्रामिंग का कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। अब एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग, कि हर प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा और दूसरा टाइम जो उसके बाद जब टाइम खत्म होगा एक प्रोग्राम का तो फिर दूसरा जो प्रोग्राम है वो उसको यूज़ कर लेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो लेकिन ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि टाइम शेयरिंग करना कि किस प्रोग्राम को कितना टाइम दिया जाएगा और किस टाइम पे वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा ऑफ वन प्रोग्राम
फ्रॉम द एक्शन ऑफ अदर प्रोग्राम्स। और स्टूडेंट्स अगेन अभी हमने बात की कि आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर एक वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, वो चल भी रहे हैं आपके, ठीक है, डाटा फेच भी हो रहा है, डाटा डिकोड भी हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और मेमोरी के अंदर राइट बैक भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम से इंटरेक्ट नहीं करता। इनको अलग-अलग किस तरह रखा जाता है, सेपरेट किस तरह रखा जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक प्रोग्राम ओपन किया और उस प्रोग्राम के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने कोई और प्रोग्राम भी ओपन किया और उसके अंदर भी आप काम करें, तो ऐसा नहीं होता कि आपके एक जो पहला प्रोग्राम ए, उसके जो आउटपुट्स हैं वो प्रोग्राम बी के अंदर आपको शो हो, या प्रोग्राम बी की जो आउटपुट्स है वो प्रोग्राम ए के अंदर शो हो। आपको सेपरेटली दोनों प्रोग्राम्स की आउटपुट है वो दोनों प्रोग्राम्स के अंदर ही शो होती हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेमोरी को मैनेज करना कि मेमोरी कैसे यूज होगी, जब डाटा फेच किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, डाटा स्टोर किया जाएगा मेमोरी के ऊपर कैसे स्टोर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनको कैसे मैनेज करता है। थर्ड वन है हमारे पास लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ लोडिंग प्रोग्राम्स एंड स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। स्टूडेंट्स अगेन ये भी आपका रिलेट करे मेमोरी के साथ भी और हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ भी कि किसी भी इंस्ट्रक्शन ने जब फेच होना है, फिर डिकोड होना है, फिर एग्जीक्यूट होना है और दोबारा से राइट बैक होना है उसने मेमोरी के अंदर, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की है। अगेन सिर्फ नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा आपका सॉफ्टवेयर है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज हो रहा है। आपका सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग। आप हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते जब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते। तो आपके जो मेमोरी के अंदर मेमोरी से लोड करना, मेमोरी से जो स्टोर करना मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी से लोड करना कोई भी इंस्ट्रक्शन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ही है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे चल के कि हमारे पास और कौन से फंक्शंस अवेलेबल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट बोर्ड पे। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है डेटा सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट द यूजर्स डेटा फ्रॉम एन इलीगल एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हुए कंप्यूटर यूज करते हैं, आपने कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपने जो कंप्यूटर उसके ऊपर इंस्टॉल किया होगा और मोस्टली केसेस में पॉसिबल है कि वो विंडोज हो। आप विंडोज के ऊपर आपने पासवर्ड्स डिफरेंट लगाए होते हैं। आप पासवर्ड विंडो को ओपन करते हुए अपने सिस्टम पे भी लगा सकते हैं, उसके साथ साथ आप डिफरेंट फोल्डर्स के ऊपर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है कि आपका डाटा जो है उसको कोई इलीगली एक्सेस ना कर सके। मीन कोई ऐसा पर्सन जो आपके डाटा को नहीं उसको देखना चाहिए लेकिन वो आपका डाटा एक्सेस करना चाहता है, तो अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्शन की हुई अपने डाटा को तो वो डाटा को आपके चेक ना कर सके। अगर आपने अपने विंडोज़ के पासवर्ड लगाया हुआ है तो इस मीन्स के वो विंडोज़ को भी ऑन ना कर सके और आपके कंप्यूटर को फिर यूज़ ना कर सके। तो बेसिकली ये फैसिलिटी भी आपको, डाटा सिक्योरिटी की फैसिलिटी भी आपको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इंटरफेस टू द यूज़र। एन इंटरफेस इज एन इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर एंड ऑल्सो बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली इंटरफेस क्या चीज़ होती है? स्टूडेंट्स इंटरफेस अगेन नाम से आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर फेस है कि फेस क्या इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1-to-1 किसी से कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं 1-to-1 किसी के साथ, तो आप ये कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से इंटरफेस जो है वो शेयर कर रहे हैं, मीन इंटरेक्ट कर रहे हैं। मीन मेरा फेस उसकी तरफ है, उसका फेस मेरी तरफ है। तो बेसिकली यही है कि आप इंटरेक्शन जब किसी चीज़ के साथ करते हैं तो आप ये उसको कह सकते हैं दिस इज इंटरफेस। अब कंप्यूटर को अगर आपने यूज़ करना है, आप यूज़र हैं, तो बेसिकली कंप्यूटर और आपके दरमियान में जो भी इंटरेक्शन होगी उसको हम इंटरफेस का नाम देंगे। और उसकी हमारे पास 2 टाइप्स मौजूद हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज कमांड लाइन इंटरफेस CLI एंड सेकंड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। मैं दोनों के बारे में आपको 1 by 1 बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। यूजर्स कम्युनिकेट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स यूजिंग कीबोर्ड। बेसिकली स्टूडेंट CLI के अंदर क्या होता है, अब ये बहुत कम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CLI को यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI इंटरफेस को यूज़ करते हैं, लेकिन आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि CLI के अंदर ये होता है कि यूजर्स कमांड्स प्रोवाइड करते थे, टाइप करते थे कीबोर्ड से कमांड्स, और फिर फंक्शन जो भी परफॉर्म होता था वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता था बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इट प्रोवाइड्स अ कमांड प्रॉम्प्ट टू द यूजर्स फॉर टाइपिंग कमांड्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। मीन अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिवाइस को यूज़ करना है, कोई आपने इनपुट देनी है, कोई आउटपुट देनी है, तो आप क्या करते थे, आप
कीबोर्ड को यूज़ करते थे। आपको कमांड प्रॉम्प्ट एक अवेलेबल थी, उसके ऊपर आप कीबोर्ड से टाइपिंग करके जो भी कमांड आपने देनी है वो कमांड आप दे सकते थे। उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ईच कमांड एक्टिवेट्स अ प्रोग्राम ऑफ द ओएस, और हर कमांड के थ्रू आप कोई ना कोई, अगर आपने कोई इनपुट करनी है तो आप कर सकते थे, कोई आउटपुट आपने करवानी है वो कर सकते थे, और अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना था क्रिएट कर सकते, कोई डिलीट करना था आप डिलीट कर सकते, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी एग्जांपल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था पहले, जिसको हम MS DOS के नाम से याद करते हैं, और अर्ली वर्जन ऑफ यूनिक्स उसमें भी आप CLI को यूज़ करते हैं, और नॉवल नेटवर्क के अंदर भी आप CLI को यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये मोस्टली यूज़ होने वाला हमारे पास इंटरफेस है, दैट इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम GUI इंटरफेस का नाम देते हैं। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। बेसिकली ग्राफिकली आपको जो शो करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये ग्राफिकली आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए GUI इंटरफेस जो प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो ज़्यादा मार्केट में इन है, उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके CLI को यूज़ करते हैं। It consists of windows, menus, icons, and pointers, etc. etc. The user issues the commands by selecting objects with the help of pointing devices. Students, example इसकी जो है वो सबसे important, आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, ये तमाम आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे आप विंडोज़ को ओपन करते हैं आपके पास डिफरेंट मेन्यूज, डिफरेंट आइकॉन्स आपको नज़र आते हैं। आप माउस से उनको क्लिक करके आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं, और उसके अलावा भी और बहुत सारे काम आप कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू। लेकिन CLI के अंदर आप जो पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते, आपको हर काम करने के लिए टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है उसके लिए भी आप टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड से, फिर फोल्डर क्रिएट होगा, और डिलीट करने के लिए आपको डिलीट करना पड़ेगा और डिलीट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर विंडोज़ को यूज़ करते हैं या GUI इंटरफेसेस जो प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनको यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो फोल्डर क्रिएट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, और भी जो फंक्शन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो ईजिली हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड था। ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट हमारे जो सॉफ्टवेयर के हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने डिटेल से देखा था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी कितनी टाइप्स हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप होती है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जो टाइप है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लाई करती है। और स्टूडेंट उसके बाद हमने आज ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी हमने डिटेल देखी। स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और एक चैप्टर आएगा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। वहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन फंक्शंस को याद रखिएगा, ये जो फंक्शंस है यहाँ वहाँ पे तमाम फंक्शंस दोबारा से एक दफ़ा रिपीट होंगे, तो आप अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हैं कि विंडोज़ जो है वो किस तरह जो है वो इन फंक्शंस को यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।